So the last time हम लोग अपना केस स्टार्ट कर दिया था, हमने SKS लिमिटेड वाला केस था. यस, तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं. टुडे वी विल ट्राई एंड फिनिश दिस केस एंड स्टार्ट द नेक्स्ट केस. चलिए, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं सो दैट वी हैव एन आइडिया क्या कर रहे थे. So I think I did share with you एक second, let me just get to okay. So we were doing calculations for SKS लिमिटेड. क्या क्या डिटेल्स थे हमारे पास? द फर्स्ट डिटेल वॉज डियरनेस अलाउंस इज 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5400. ठीक है. और HRA कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर एक टेबल प्रोवाइड करी गई है जहाँ पे लिखा गया है कि अगर बेसिक पे 10,000 तक है तो 10% ऑफ बेसिक पे है, और अगर 10,001 से लेकर 25,000 तक है तो 1,000 प्लस 20% ऑफ बेसिक पे अबव 10,000. सिमिलरली अगर बेसिक पे 25,000 से ऊपर है तो कैसे कैलकुलेट करना है. यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी गिवन है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय गिवन है, और एक बेसिक पे अवेलेबल है कि हर किसी को बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है. सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाकर डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट किया था. सो व्हाट फॉर्मूला डिड वी अप्लाई? फॉर्मूला वाज सिंपल, इक्वल टू 0.1 स्टार D13, यानी कि जो सेल जहाँ पे हमारा बेसिक पे लिखा हुआ है. सो दैट बिकेम द फॉर्मूला. इससे हमने क्या किया, हमने डियरनेस अलाउंस 10% के बेसिस पे निकाल दिया. बट एक प्रॉब्लम केस आया था. प्रॉब्लम केस क्या था? ओजस. ओजस का बेसिक पे है 62,000. अब हमको इंस्ट्रक्शन क्या मिली है? इंस्ट्रक्शन मिली है 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,400. यानी किसी को भी डियरनेस अलाउंस 5,400 के ऊपर नहीं मिल सकता. ठीक है. तो हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बनाया था मिनिमम फंक्शन को यूज करके. तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया? हमने लिखा ये फॉर्मूला, इक्वल टू MIN, और फिर हमने ब्रैकेट्स में लिखा 5400 कॉमा E13. E13 क्या है? E13 वो है जो हमने 10% लगा के कैलकुलेट किया. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमने दो फॉर्मूला में काम किया. पहले हमने 10% कैलकुलेट किया और फिर हमने मिनिमम फॉर्मूला लगाकर सही डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट किया. तो पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला ये था, आई एम पुटिंग इट इन द चैट. और दूसरा फॉर्मूला था हमारा ये. ठीक है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों फॉर्मूलाज का काम एक ही फॉर्मूला लगा के कर देंगे. कैसे करेंगे इसको समझते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास डियरनेस अलाउंस का फॉर्मूला पहले से आया हुआ है. हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कट कर लेंगे. तो आई हैव डन Ctrl X.
अब मैं एक ही जगह पर सारे फॉर्मूलाज को डालूंगा। कैसे? पहले मैं लिखूंगा MIN, मिनिमम फार्मूला को एक्टिवेट करने के लिए, और इसके अंदर मुझे इनपुट डालने हैं। नंबर 1 पे क्या है? मैंने कैलकुलेट किया है 10% ऑफ D13, यानी बेसिक पे का 10%, कॉमा नंबर 2 क्या है हमारे लिए? 5400, यानी कि 5400। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा हमने फॉर्मूला को डायरेक्ट किया है। तो अब हम इस फॉर्मूला को हमने अप्लाई कर दिया पहली रो में। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो अब आप देख रहे हो कि ओजस का जो कैलकुलेशन है डियरनेस अलाउंस का, वो सही से कैलकुलेट हो रहा है, 5400 ही आ रहा है। तो मैं ज़रा इस फॉर्मूले को यहाँ पे आपके चार्ट में डाल देता हूँ कि किसका फॉर्मूला है? डियरनेस अलाउंस का फॉर्मूला है। सबको समझ में आया है? हाँ ना? हम यहाँ नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है? ठीक है। कंफ्यूजन जहाँ कहीं भी हो पूछ लेना, ठीक है? मेरे को वहीं पर रोक कर पूछ लो कि सर ये नहीं हो पा रहा है, ये समझ में नहीं आया, ये क्या किया है, तो पूछ लेंगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। तो अब मुझे यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करने का एक तरीका बनाना है, ठीक है? अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे पहले, फिर उसके बाद करके देखते हैं, ठीक है? तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1 क्या है? कि अगर आपकी सैलरी 10,000 तक है तो 10%। ऑप्शन 2 क्या है? अगर आपकी सैलरी 10,000 एक से लेकर 25,000। और ऑप्शन 3 है हमारे पास, अगर आपकी सैलरी 25,000 से भी ऊपर है तो ये कैलकुलेशन है HRA की, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें इन तीनों के तीनों कंडीशंस को फुलफिल करने वाला एक फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं उसे हम कहते हैं इफ फॉर्मूला, ठीक है? तो इफ फॉर्मूला में क्या होता है? हम इफ फॉर्मूला में 3 इनपुट डालते हैं। इनपुट्स फॉर इफ फॉर्मूला। सबसे पहला जो इनपुट है, फर्स्ट इनपुट, वो है कंडीशन। हमें एक्सेल को बताना है कि एक कंडीशन के लिए चेक करो, ठीक है? अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है, रिजल्ट इफ यस, और रिजल्ट इफ नो। तो ये सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक कंडीशन के वो चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन क्वालिफाई हो रही है तो ये वाली कैलकुलेशन कर दो, अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो दूसरी कंडीशन कर दो, ठीक है? तो मान लीजिए कि हम एक कंडीशन बनाते हैं, एक सिंपल सी कंडीशन देखते हैं, ठीक है? हम लिखते हैं कुछ नंबर्स यहाँ पर।
ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉलम ए है। और कॉलम बी में हम कंडीशन के ऊपर बेस करके कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। मान लो हमें कंडीशन जो चेक करनी है वो ये है, क्या नंबर जो लिखा हुआ है कॉलम ए में वो 20 से बड़ा है या नहीं। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर 20 से बड़ा है या नहीं। अगर नंबर 20 से बड़ा है तो बोलो, लिख दो यस, और अगर नंबर 20 से छोटा है तो लिख दो नो। सिंपल फॉर्मूला बनाया हमने क्या किया है या फिर यस और नो की जगह पे लिख दो अबव 20 और बिलो 20। तो अगर ये नंबर जो यहाँ कॉलम ए में लिखे हुए हैं वो अगर 20 से बड़े हैं तो हमें क्या चाहिए, कॉलम बी में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, अबव 20। अगर 20 से छोटा है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, बिलो 20। इतना सिंपल सा बनाना है। तो अभी अगर मैं कॉलम बी के लिए आपसे प्रेडिक्शन पूछूं तो क्या होगी, 23 के लिए क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए 23 के लिए, अबाउट 20। अबाउट 20 आना चाहिए। तो अबाउट 20 23 के लिए आना चाहिए, 24 के लिए आना चाहिए और 22 के लिए आना चाहिए। ठीक है, बिलो 20 किस किस के लिए आना चाहिए, 15 और 18 के लिए आना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, ये प्रिडिक्शन है मान लो। ठीक है, हमने पहले से प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है कि ऐसा आंसर आना चाहिए। अब कॉलम बी में हम अपना इफ फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अप्लाइंग इफ फॉर्मूला। ठीक है, कॉलम बी में हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब इक्वल टू साइन से शुरू करेंगे। हर फॉर्मूला एक्सेल में इफ साइन से शुरू होता है। तो आप लिखना शुरू करेंगे आई इफ, तो इफ यहां पर आ जाएगा, पहला ही फॉर्मूला है इफ फॉर्मूला, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या इनपुट मांग रहा है, 3 इनपुट मांग रहा है। पहला है लॉजिकल टेस्ट, यानी जो हमारी कंडीशन है। ठीक है, फिर वो मांग रहा है वैल्यू इफ ट्रू, और फिर वो हमसे कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो इसको ज़रा 1 सेकेंड के लिए मैं यहीं छोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सब लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि नंबर 20 से बड़ा है या नहीं। हमारा वैल्यू इफ ट्रू क्या है कि अगर नंबर 20 से बड़ा है, यानी लॉजिकल टेस्ट में आंसर क्या आएगा, यस आएगा या नो आएगा। अगर नंबर 20 से बड़ा है तो लॉजिकल टेस्ट में अगर नंबर 20 से बड़ा है तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा या कि फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू आएगा। तो ट्रू आने पर क्या करना है, हमें लिखना है अबव 20, और अगर फॉल्स आता है वैल्यू इफ फॉल्स, तो हमें क्या करना है, बिलो 20 लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। टेस्ट ये करना है और आंसर हमारे ये 2 हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ और हो सकता है, यही हो सकता है। चलो, तो अपना फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। इफ फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो सबसे पहले वो मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट
लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है यहाँ पर, कौन से सेल में हमारा नंबर लिखा हुआ है जो चेक करना है? 23 में। तो 23 वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे ही उसको सेलेक्ट करोगे तो उसका सेल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, एफ कॉलम में 26वां सेल है, ठीक है, F26 लिखा हुआ आ गया, बढ़िया। तो हमने अब अपनी कंडीशन को पूरा लिखना है। कंडीशन लिखने के लिए क्या करेंगे, अब F26 के आगे एक गैप देना है स्पेस बार लगा के, और फिर एक और गैप लिख के लिखना है मोर देन 20, ठीक है। अब या तो F26 20 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब आप कॉमा लगा लीजिए, तो आपका लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे डिफाइन हो गया। लॉजिकल टेस्ट क्या है, F26 इज मोर देन 20। अगर वैल्यू इफ ट्रू आता है तो हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, हमें चाहिए अबव 20। तो यहाँ पे क्योंकि हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं, हमें आंसर में एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमास शुरू करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमास शुरू करने के बाद यहाँ बीच में लिखोगे उनके अबव 20, ये लिख लिया। तो ये हो गया हमारा वैल्यू इफ ट्रू। अब फिर से कॉमा लगाइए, और अब हमको क्या बताना है, वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर नंबर 20 से छोटा हुआ तो हमें क्या चाहिए, बिलो 20, ठीक है। और फिर एंड में ब्रैकेट लगा के इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर दीजिए। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, F26 इज मोर देन 20, वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर सही हुआ, अगर नंबर सच में 20 से बड़ा निकला तो क्या लिखेंगे, अबव 20। वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, बिलो 20। सिंपल है। मैं इसको कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना है, मुझे टैब प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, अबव 20 लिखा हुआ आ गया। बाकी सेल्स में फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे सर। ड्रैग कर देंगे, वेरी गुड। तो हमने उसको ड्रैग करके फॉर्मूला को सारे के सारे सेल्स में अप्लाई कर दिया। सबको बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब मान लो आगे मैं एक नई वैल्यू लिख देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ 54, तो अपने आप फॉर्मूला लगता हुआ चला जाएगा। मैं लिख दिया 98, अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे हो पा रहा है आराम से? देखो, करने वाली चीज़ है, करके देखने वाली चीज़ है। तो अगर जब तक आप करोगे नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाथ से खुद करके नहीं देखोगे, तो समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगता हुआ जा रहा है। नाउ आपका फॉर्मूला एक जगह पे आके ब्रेक हो सकता है। कहाँ पे ब्रेक हो सकता है, कौन बता सकता है? क्या कोई मैं ऐसा नंबर लिख सकता, वैल्यू इक्वल टू 20। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया 20, तो अब ये क्या दिखा रहा है, मैंने 20 लिखा है, उसके बावजूद ये दिखा रहा है बिलो 20। ऐसा क्यों हुआ? सर इक्वल टू और मोर देन लिखा नहीं था ना आपने। हाँ, वो नहीं लिखा था, बट फॉर्मूला में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से बिलो 20 लिखा हुआ है। चाहता तो अबव 20 भी लिख सकता था ना, ऐसा क्या हुआ? सर आप इक्वल टू भी लगा दो ना तब। अरे भाई, मैं लगा दूंगा, मुझे ये बता बिलो 20 क्यों लिखा हुआ है, अबव 20 भी तो लिखा हुआ आ सकता था। क्योंकि आपके टेस्ट में हमने क्या चेक करना था, क्या 20 के ऊपर है या नहीं है। अगर हमने 20 लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो चेक कर रहा है कि ये 20 के ऊपर है या नहीं। 20 कैन नॉट बी मोर देन 20, तो वहाँ पर आपको वैल्यू का क्या आ रही है, हमारी फॉल्स आ रही है।
तो फॉल्स वैल्यू आने पे बिलो 20 ही लिखा हुआ आएगा। तो मान लो अब हमें इसको करेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक और कंडीशन डालेंगे, यानी कि हम एक और इफ फॉर्मूला को ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे? हमने पहले ये फॉर्मूला बनाया था जिसमें हमने चेक किया था कि क्या नंबर 20 से बड़ा है। अगर 20 से बड़ा है तो 20 लिखो, नहीं है तो बिलो 20 लिखो। हमने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था कि क्या पता नंबर 20 आ जाए। तो ऐसे केस होने पर हमको क्या करना पड़ता है? हमारी एक कंडीशन और बढ़ गई। तो एक और कंडीशन बढ़ने पर हम क्या करते हैं? ये जो वैल्यू इफ फॉल्स है, इसकी जगह पर हम एक नया इफ फॉर्मूला डालते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। बिलो 20 की जगह पे मैं अभी गैप क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कट कर लिया है बिलो 20 जहाँ लिखा हुआ था, वहाँ पर अब मैं एक नया इफ फॉर्मूला डालूंगा। मैं लिखूंगा इफ और फिर से एक नया फॉर्मूला शुरू करूंगा। अब सबसे पहले मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। लॉजिकल टेस्ट क्या है? F20 इज इक्वल टू 20। अगर 20 से बड़ा नहीं है तो मैंने चेक किया है क्या वो 20 के बराबर है। अगर 20 के बराबर है तो मैंने लिखा इक्वल टू 20, और फिर जो फाइनल आंसर है ही हमारे पास, यानी बिलो 20, वो आ जाएगा। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को मैं अगर अप्लाई करता हूं तो जब भी मैं 20 लिखूंगा तो वो अब क्या बताएगा? इक्वल टू 20। थोड़ा सा इसको सांस लेके दोबारा समझते हैं हुआ क्या हमारे साथ। तो एक अच्छा तरीका होता है कि हम एक ट्री डायग्राम बना दें। तो मैं यहाँ पे एक ट्री डायग्राम बनाता हूँ। सबको फ्लो चार्ट याद है? बहुत पहले कभी कंप्यूटर्स में सिखाया होगा स्कूल में। फ्लो चार्ट किसी को याद है? सो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस में हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि चेक इफ द नंबर इज मोर देन 20। तो इसके दो जवाब आ सकते हैं। क्या क्या दो जवाब हैं? बड़ी देर लगाते हो यार। क्या क्या दो जवाब है भाई? एक तो ट्रू है, द नंबर इज मोर देन 20।
तो अगर इसका आंसर यस आता है तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। हम कहेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है हमने चेक किया कि क्या नंबर जो है वो 20 से ज़्यादा है। सारा फ्लो चार्ट एक बार बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज़ हमने क्या चेक करी, हमने चेक किया कि क्या नंबर 20 से बड़ा है। अगर नंबर 20 से बड़ा है तो आंसर क्या हो गया, द ट्रू है आंसर, और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम कंप्यूटर से बोलेंगे प्रिंट above तो ये हमारा रिजल्ट है कि हमने कंप्यूटर को एक फाइनल डायरेक्शन दिया कि प्रिंट अबव 20। अगर इसका आंसर नो हो जाता है तो क्या करेंगे, इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स, और इसमें हम लिखेंगे चेक फर्दर। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो नंबर है वो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमें चेक करना है कि क्या नंबर 20 के बराबर है या 20 से छोटा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे check if the number is equal to 20, राइट। तो अब इसका आंसर हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि क्या ये 20 के बराबर है या नहीं। ट्रू द नंबर इज इक्वल टू 20। प्रिंट क्या करना है अब, इक्वल टू 20। अगर मान लो ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो क्या आंसर आएगा, प्रिंट बिलो 20। यस, क्योंकि अगर 20 से ऊपर नहीं है, 20 के बराबर नहीं है, तो एक ही चीज़ बची
कि अब ये नंबर हमारा 20 के बराबर है। तो क्या करना है, बस एक फाइनल चीज़ हमको डालनी है कि हमारा जो नंबर है फॉल्स चेक नो फर्दर, और हमारा जो फाइनल ऑप्शन हमें डालना है अपने फॉर्मूला में वो यहाँ पर आ जाएगा। वो क्या है, वो यही है कि आपका नंबर बिलो 20 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब आपको और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस डायग्राम को अगर आप ठीक से समझ लेते हो, इस डायग्राम को आपको पता चल गया कि मैंने क्या किया है, तो आपको इफ फॉर्मूला लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। ठीक है, हमको क्या करना है, हम कितने इफ फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम नेस्टेड इफ फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, हमको एक से ज़्यादा इफ फॉर्मूले लगाने हैं, तो सबसे पहले चेक करिए कितनी कंडीशंस हैं आपके पास। ठीक है, हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होंगी उससे एक कम इफ फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कंडीशन है, एचआरए के कैलकुलेशन में कितनी कंडीशंस है हमारे पास दोस्तों? 3। तो हमको कितने फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे? 2 लगाने पड़ेंगे। जितनी कंडीशंस होती हैं उसमें से एक कम इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब एचआरए के हिसाब से ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, करना खास कुछ नहीं है, इस पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा बस छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया। कंट्रोल सॉरी, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम को ज़रा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डायग्राम बनाना एक बार सीख गए तो कभी भी इफ फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम में भी इस डायग्राम को पहले से बना लो, रफ में क्रिएट कर लो, इसको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जूम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो अपनी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है अपनी, देख के बताओ केस में क्या है? बिलो 10,000। हाँ, तो पहले क्या चेक करना है, चेक इफ बेसिक पे इज बिलो 10,000। अगर मान लो 10,000 से नीचे है तो क्या करेंगे, ट्रू आ गया, ट्रू बेसिक लेस दैन 10,000। क्या करना है फिर उसके लिए, जल्दी बताओ। 10% ऑफ बेसिक पे।
तो यहाँ पे अब हम प्रिंट का काम तो है नहीं हमारा, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट 10% ऑफ बीपी यानी बेसिक पे है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो उसने कहा नहीं, सैलरी 10,000 से नीचे तो नहीं है, तो इसका क्या मतलब? फॉल्स। चेक फर्दर। क्या चेक करना है अब? इक्वल टू 10,000 या मोर देन। तो यहाँ पे हम एज्यूम ही कर लो कि 10,000 वाले के लिए, क्योंकि अलग से रूल नहीं दिया हुआ है, तो जो रूल 10,000 एक वाले पे लगेगा, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, अप टू दिया हुआ है यानी कि 10,000 तक। तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा सर, हमें चेक करना पड़ेगा, ये नहीं कि बेसिक 10,000 से नीचे है, हमें चेक करना पड़ेगा चेक इफ बेसिक इज अप टू 10,000। अगर 10,000 तक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू 10,000, तो 10% ऑफ बेसिक पे। अब मान लो ऐसा नहीं है, तो अब चेक क्या करना है? चेक इफ बेसिक पे इज, क्या चेक करूं अगला? जल्दी बताओ। ये सारी कंडीशन यहाँ रखी हुई है सामने, क्या चेक करना है अब? तो 10,001 से 25,000। तो मैं सिर्फ इतना चेक करूं कि 25,000 के ऊपर है या नहीं तो चलेगा, काम बन जाएगा उसमें। देखो 10,000 तक है या नहीं वो तो चेक कर लिया हमने। अब अगर मैं ये चेक कर लेता हूं कि 25,000 के ऊपर है या नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर दोनों में से कोई नहीं है तो मेरी सैलरी 10,001 से लेकर 25,000 के बीच में ही है। समझ रहे हैं? तो मेरे को तो हम सेकंड कंडीशन में लिखेंगे चेक इफ बेसिक पे इज अबव 25,000। ठीक बात। अगर ऐसा हो गया, ट्रू, बेसिक पे बीपी इज मोर देन 25,000, तो क्या करना है? ये कंडीशन है यहाँ पर 25,000 के ऊपर है, तो हमको क्या करना है? 4,000 और 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 25,000। तो इतनी बड़ी कंडीशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बस इतना लिखेंगे कैलकुलेट 4,000 प्लस एक्स्ट्रा। अगर ऐसा नहीं है, अगर इस क्वेश्चन का जवाब फॉल्स आता है, तो कंक्लूजन क्या है? बीपी इज मोर देन 10,000 but less than 25,001। यही कंक्लूजन है या कुछ और है? अगर ऐसा होगा तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी कितनी, 3,000 है, 2,000 है, 1,000 है, 1,000 प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को कैलकुलेट करेंगे बाद में, प्लस एक्स्ट्रा।
सबको ये डायग्राम समझ में आया? दो मिनट लगा के थोड़ा समझ लो इसे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमारी पहली कंडीशन क्या है? हमारी पहली कंडीशन, मैं इसको यहीं ले आता हूँ। तो हमारी पहली कंडीशन ये है, ऑप्शन 1 क्या है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 तक है, तो यानी कि हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है क्या बेसिक जो है इज लेस देन इक्वल टू 10,000। चेक इफ बेसिक इज अप टू 10,000। तो हम चेक क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि बेसिक वाली सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की लेस देन इक्वल टू 10,000 है या नहीं। अगर ऐसा है तो सीधा सीधा 10% ऑफ बेसिक पे निकाल देना। अगर हमको ऐसा नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। हमने अप टू तो चेक कर लिया, न इक्वल टू है न लेस देन 10,000 है, यानी कि मोर देन 10,000 ही होगी। अब ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 1 से लेकर 25,000 के बीच में है, और एक ऑप्शन है कि आपकी सैलरी 25,000 से भी ऊपर है। तो हमको बस इतना चेक करना है कि क्या सैलरी 25,000 के ऊपर है या नहीं। अगर हम ये चेक कर लेंगे कि 25,000 के ऊपर है, तो हमें पता है क्या है? बेसिक पे इज मोर देन 25,000। कैलकुलेट कैसे करना है? 4,000 प्लस एक्स्ट्रा जितना उसने बता रखा है, 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 25,000। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि सैलरी 10,000 से नीचे भी नहीं है, ना उसके बराबर है, और ना ही 25,000 के ऊपर है। दोनों चीज़ें चेक कर ली हैं हमने। यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या सैलरी 10,000 तक है, ऐसा नहीं निकला, फॉल्स आया आंसर। फिर हमने चेक कर लिया कि भाई क्या सैलरी 25,000 के ऊपर है, तो भी आंसर फॉल्स आया है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ बीपी इज मोर देन 10,000 बट लेस देन 25,100। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हमारा यही ऑप्शन बचता है कि 1,000 प्लस एक्स्ट्रा जितना बताया हुआ है उतना कैलकुलेट करके दे दो। बात समझ में आई है यहाँ तक? यस सर। राइट। तो अब आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम अगर समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई है, तो इफ फॉर्मूला अपने आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अपने आप लिखो, टेस्ट करके देखो क्या मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। इफ फॉर्मूला कैसे लिखना है वो हमने आज सीखा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे तो हो सकता है अपने आप ही आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो, मुझे बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। दैट वुड बी रियली नाइस। और वो सही में मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने किसी चीज़ को समझ कर एक चीज़ में अप्लाई किया। ठीक है, तो ट्राई करिए। कल मिलते हैं, फिर इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे, केस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर किसी को सवाल है, क्वेश्चंस हैं कुछ, तो अभी पूछ लो ताकि कल फॉर्मूला में प्रॉब्लम ना आए। शांति, सबको समझ में आ गया, सब रेडी है फॉर्मूला लिखकर। तो कल सब लोग ये फॉर्मूला बताएंगे, फिर एक एक से पूछूंगा।
यस नो मत पूछना सर, छोड़ दो, बख्श दो। कोई जवाब? चलो कुसुम तो रेडी है, वेरी गुड। ठीक है, तो कल मिलते हैं। वेरी गुड मनीष, ट्राई करो। कल मिलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं केस को, ठीक है? चलो, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय। थैंक यू सर।